कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। शामीन और नाजरीन, आज बहुत अच्छा मौसम होने की बिना पर तीन दोस्त घर में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इकट्ठे हुए। हमने खूब एंजॉय किया एक दूसरे। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप ये बताएं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, अब मैं देखता हूं कि डॉक्टर शाहिद मसूद है उनके नाम, वो रोज़ कहते हैं कि 5 दिन के बाद ये हुकूमत डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर दूसरी उनकी जो नई केसट वो अपलोड करते हैं कि नहीं 11 दिन के बाद ये हुकूमत जो है ये डिज़ोल्व हो जाएगी, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ का दावा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, कि ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उनके रफ़ाका, उनके वज़ीर, उनके मशीर, उनके थिंक टैंक तो यही कहते हैं, और तमाम चैनल उनकी ख़बरों को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देते हैं क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। 2023 से पहले नहीं। और इमरान खान अपनी तरफ से जितने मर्जी धरने दे लें, जितने मर्जी जुलूस निकाल लें, उनको वो टफ टाइम देना चाहते हैं। और इमरान खान का दावा है कि मैं मौजूदा वज़ीर आज़म को इससे भी ज़्यादा टफ टाइम दूंगा। लेकिन मेरी दोनों से गुजारिश है, पाकिस्तान पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी, कि खुदा के वास्ते हम गरीबों को टफ टाइम ना दें। ये मेरे हाथ देख ले, हम गरीब हैं, इसीलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क मजदूरी के लिए आए थे और मजदूरी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 90 लाख या 1 करोड़ के करीब जितने पाकिस्तानी बैरून मुल्क मजदूरी करके ज़र मुबादला भेजते हैं, हर घर के 20, 30, 40, 100, 200 आदमी पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं। प्लीज़ मैं दोनों के आगे हाथ बांधकर गुजारिश करता हूँ कि आप सियासतदान हैं और आप रहनुमा हैं, आप एक साबिक वज़ीर आज़म हैं और एक मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। हमारी फैमिलियों को आप टफ टाइम ना दें। आप उनके लिए दोनों मिलकर पाकिस्तान को चीन, जापान, कोरिया, पेरिस, फ्रांस, न्यूयॉर्क और बरतानिया बनाने की कोशिश करें। प्लीज़ अवाम को टफ टाइम ना दें। अल्लाह आपका भला करे, मेरा भी भला करे। मैंने एक फ़कीर की सदा सुनी थी, वो मांगते हुए ये कहता था, सब दा भला सब दी खैर। अच्छा मैं साहब, ये जो आपने कहा कि आवाम को खासतौर पे ओवरसीज जो है उनको तंग न करें, हाँ। लेकिन ख्वाजा साहब ने एक असम्बली में जो तकरीर के दौरान कुछ बयान दिए हैं ओवरसीज़ के हवाले से कि ओवरसीज़ जो है पाकिस्तान को बदनाम ना करें, क्योंकि ओवरसीज़ के डॉलर वगैरह तो उनको अच्छे लगते हैं, लेकिन ओवरसीज़ की राय जो है ना वोटिंग के हवाले से वो अच्छी नहीं लगती। देखें जी, हर आदमी को अपनी बात के इजहार की आज़ादी है। जब वो अपोजिशन में होता है तो इतनी खुलकर बात नहीं कर सकते, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनको उनकी छोटी सी बात भी उसको भी हाईलाइट किया जाता है। उन्होंने जो ये कहा है, ये अगर पूछा जाए कि इसकी तफसील क्या है, पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान से मैं यहाँ एक MA की मिसाल दूँगा। हाजी असगर साहब मरहूम लाला मूसा से तल्लुक़ रखते थे, मेरी उनसे बात हुई, उनके एजाज़ में बहुत बड़ा एक जलसा हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में क़याम पजीर पाकिस्तानियों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, टूट कर मोहब्बत करते हैं। उनको पुकारो, वो पाकिस्तान की खातर अपना माल जान सब कुछ कुर्बान करने के लिए वो भागे आएंगे। ये हाजी असगर मरहूम MNA लाला मूसा कायरा के ये अल्फाज मेरे पास रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। हाजी साहब, आपने जिक्र किया डॉक्टर शाहिद का जी, तो आपको पता है कि डॉक्टर शाहिद डॉक्टर हैं, वो सियासत को जो है ना एक मरीज़ की तरह देखते हैं। आपको पता है मरीज़ को दोपहर में उसकी हालत कुछ और होती है, शाम को हालत कुछ और होती है, सुबह दवाई तब्दील करनी पड़ती है। तो आपने देखा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो जा रही है आ रही है, जब
इमरान खान की हुकूमत थी, जा रही है आ रही है। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं बल्कि 13 जमातों की हुकूमत है, जा रही आ रही। इन सारी चीज़ों को एक मरीज़ की शक्ल में देखते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि सब की दवाई तब्दील करने में टाइम तो लगता है। जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया, वो कहते हैं 10 मिनट के बाद जा रही है। इसी तरह जब ज़्यादा पेशेंट होता है तो ज़्यादा जब हालत बिगड़ जाती है तो कहते हैं बस इसके लिए अब जो है ना, अब दुआ करें, आधा घंटा है, घंटा है, अब वो नाली उतार देंगे। तो जब भी ये हुकूमत जानी होती है तो उसकी नाली फिर उतार दी जाती है, उसको आखिरी गोली दी जाती है। अक्सर फरमाते हैं और आपने देखा कि साबका वज़ीर आज़म 3 बार जो वज़ीर आज़म रहे, अब वो माजूल की ज़िंदगी जो है वो इंग्लैंड में गुजार रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की वो कहा जी ओवरसीज़ हमारी रीढ़ की हड्डी है। गिलानी साहब आए, उन्होंने कहा जी रीढ़ की हड्डी है। राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, रीढ़ की हड्डी है। इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा ओवरसीज़ हमारी रीढ़ की हड्डी है। अब शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा ये भी हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो भाई साहब आपने तो अदारा आपकी आवाज़ न्यूज़ 1 पर तो चंद साल पहले कह दिया था कि ओवरसीज़ की तो अब रीढ़ की हड्डी है ही नहीं है, तो ये अब क्यों कहते हैं रीढ़ की हड्डी है? तो क्या गले की हड्डी है? ये इसलिए कहते हैं, देखें पहले आपने शायद मसूद साहब डॉक्टर की बात की कि मरीज़ जो है, मरीज़ को उसकी जो कैफियत होती है बीमारी की, उसके मुताबिक वो दवाई तजवीज़ करते रहते हैं, कमी बेशी लाते रहते हैं। लेकिन सियासत और मरीज़, अगर डॉक्टर साहब ने मरीज़ को ही ये दवाई देनी है तो फिर सियासी बयानात ना दिया करें। सियासी बयानात और नौयत के होते हैं, क्योंकि मैं जब उनकी अपलोड की हुई वीडियो देखता हूँ, वो कहते हैं बस 5 दिन रह गए हैं मौजूदा हुकूमत के, 7 दिन रह गए हैं मौजूदा हुकूमत के, ये बस अगले हफ्ते जो है ना ये डिज़ाल्व हो जाएगी। जबकि PTI जो इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है और मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि हम जो वक़्त है वो पूरा जो है उस वक़्त तक हुकूमत करेंगे और हम अपनी ज़ेर निगरानी 2023 में इंतखाबात कराएंगे। इमरान साहब भी इंतज़ार करें। देखें हमारा तीनों भाइयों का किसी सियासी पार्टी से तल्लुक़ नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी फैमिलियाँ वहाँ रहती हैं, हमारे आबाओ अजदाद रहते थे जो अल्लाह को प्यारे हो गए। हम तो ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैंने हाजी असगर साहब का भी आपको हवाला दिया। हमें तो जब वो पुकारते हैं हम तो जाने के लिए तैयार हैं, माल देने के लिए, अपनी कमाई देने के लिए, जायदादें। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पर माफिया जो कब्जा करता है उनकी पुष्ट पनाही सियासतदान करते हैं। अली साहब सियासतदानों का हाथ होता है अली साहब आपसे और शेख साहब की मौजूदगी में, अली साहब आप देखें कि साबका वज़ीर आज़म ज़मानत पर, मौजूदा वज़ीर आज़म ज़मानत पर, वज़ीर दाखिला ज़मानत पर, साबका मौजूदा वज़ीर ख़ारजा दाखिला मौजूदा, ये जितने भी वज़रा हैं, जितने भी सारे बड़े बड़े अहदेदारान वज़रा हैं, ये सारे ज़मानत पर हैं। तो भाई साहब आप देखें फिर डॉक्टर शाहिद साहब की तरह दवाई तो आपको भी देनी पड़ेगी। आप क्या कहते हैं जी शेख जफर साहब? आप भी कुछ फरमाएं। साहब की बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। बढ़ाएं। साहब ने तो 3, 4, 5 तक गिनती गिनी है। मेरा ख्याल है इस काबीना में तकरीबन 60% जो है ना, जो वज़रा बशीर वगैरह हैं वो ज़मानतों पे हैं, पूरी ज़मानतों पे हैं। और ये दुनिया का कोई भी कानून अगर आप मुझे बता सकें या दिखा सकें कि कोई भी मुजरम जो ज़मानत पे हो उसको कोई पब्लिक की ज़िम्मेदारी के लिए कोई ओहदा दिया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है, क्योंकि पाकिस्तान में कानून उसी का जो ज़ोरावर है, जो सरमायादार है, जो ताकतवर है, तो कानून उसकी लोंडी है। बस वो इस वक्त देख लें पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है। मैं इमरान खान का माकी नहीं हूँ, जैसा आपने बताया कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा कंपेयर अगर करें तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है कि इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल पाकिस्तान की बनी हुई मैशत का क्या हाल हो चुका है। अगर ये अभी ये कहते हैं कि ये पिछली हुकूमत का मलबा जो है या जो भी कुछ हुआ है उसको हमने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, तो इमरान खान भी कहता है कि अगर ये हमारे ज़िम्मे ये लगाते हैं तो फिर ये हमें हमारे ज़िम्मे रहने देते, ना ये रजीम चेंज करवाते। लेकिन ताकतवर हल्के उनको ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में वो जितने भी तजर्बात अभी तक कर चुके हैं
ये बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पूरी दुनिया के ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो ये समझ चुके हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हुकूमत, सियासी हुकूमत के साथ उसका की मुदाखलत होती है और वो अमल दखल ज़रूर उसका होता है। तो ये अभी इस वक्त ताकतवर हलकों को सोचना पड़ेगा कि अगर मैशियत इसी तरह ख़राब होती रही तो फिर पाकिस्तान अल्लाह ताला ये है इसका कोई बेहतर हाल शेख निकाले। साहब, ये भी एक खेल है कि इस्टेब्लिशमेंट या दूसरा तीसरा, आप देखें ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो सदर और वज़ीर आज़म होते हैं। जी वज़ीर आज़म किसी को भी रखना चाहें इल्ज़ामात देने के लिए तो हम सारे लोग तैयार हो जाते हैं। पावर वज़ीर आज़म के पास होती है, जिसके पास पावर होती है उसे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी जिस तरह आजी साहब, आप माशाल्लाह 70 से तो आप ऊपर ही हैं, तो आपने जितना पाकिस्तान को जाना समझा अपनी सियासी साफ़ी ज़िंदगी में, कि हर वक्त पाकिस्तान जो है वो मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है। और आप भी बूढ़े हो गए सुन सुन के और सुना सुना के, हम खबरें पढ़ पढ़ के, कि ये बड़ा मुश्किल दौर गुजर रहा है। तो ऐसा आप कभी किसी जब भी देखें मुश्किल दौर गुजर रहा है, अरबों के इनके घर हैं, करोड़ों की इनकी जायदादें, तो मुश्किल वक्त कौन सा गुजर रहा है? मुश्किल वक़्त के बारे में आपसे अर्ज़ करूं और सुनने वालों से गुजारिश है असलम महर की, कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा महकमा भी है। मैंने रेडियो आपकी आवाज़ के ऊपर आज से 10 मोतबर ज़राए से मालूम की हुई बात आपको बताता हूँ, और ये रेडियो पर ऑन एयर भी कह चुका हूँ कि बहुत एक अहम महकमा, आप आसमानी मखलूक भी कह सकते हैं, उन्हें मुक़्तदर ताकतें भी कह सकते हैं, उन्होंने जितने भी राशि ख़जाना लूटने वाले, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, उनके पास इनकी जायदादों, इनके सरमाए, इनके हीरे, इनका सोना, इनकी चांदी, इनके रेस्टोरेंट, इनके फ्लैट, इनकी लंबी लंबी गाड़ियों के तमाम वीडियोस बने हुए हैं। और इनके सरमाए और अकाउंट और दौलत आपने देखा नहीं कि कभी मकसूद का नाम आता है, कभी जनाब बशीर का नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है। उनके पास इनकी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। मैंने 10 साल पहले रेडियो आपकी आवाज़ पर यह बात की थी, और ये क्यों की थी कि ऐसी खबर अखबारात वाले जो सहाफ़ी हैं बहुत बारीक छोटी सी लगाते हैं, बहुत छोटी सी, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई गाड़ी उल्ट जाए या कहीं बम फट जाए, उसको वो पूरे अखबार के ऊपर हेडलाइन बना के लगाते हैं। मैंने ये बारीक आवाज़ पढ़ी थी, और ये हकीकत है कि उनके पास इनके असासों की, इनके दौलत की, इनके हीरों की, इनकी जायदादों की, इनकी बहुत पहले वीडियो बन चुकी हैं। और मैं ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहता, मेरे पास अगर पैसे हों, अरबों रुपए हों, यार मैं कल को वज़ीर आज़म बन सकता हूँ जाके पाकिस्तान। आई साहब, आखिर में आई साहब, हमने देखा है कि ये सामने एक ढेर लगा हुआ ट्रॉफियों का, तो इतनी ज़्यादा ट्रॉफियाँ अपनी ज़िंदगी में आपको ये इनामात की शक्ल में दी गई। ये जनाब ट्रॉफी जो है मलक अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये मलक शहबाज साहब लाहौर सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने मुझे दी थी। वो हमेशा कहते थे कि असलम मैं आपका प्रोग्राम रेडियो आपकी आवाज़ से सुनता हूँ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और कोई लालच नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई किसी की तरफदारी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने ये मुझे ट्रॉफी दी। और ये राजा गफूर अफजल साहब कम्युनिटी चेयरमैन आज हमारे घर पर मौजूद हैं, ये इन्होंने मुझे ट्रॉफी दी। बस चलाते हुए, दुकानों पर कारोबार करते हुए, उन्होंने सबका ये कहना कि असलम साहब हम रेडियो आपकी आवाज़ के ऊपर आपका गैर जानबदार तज्जिया जो भी आपकी दिल के ऊपर होता है, दिमाग में होता है, ज़बान पर होता है, आप बिला झिझक बात कर देते हैं। ये सामीन, ये मुझे राजा गफूर अफजल साहब ने ये ट्रॉफ़ी दी है जी। और ये जनाब अली दीना में जो आँखों का ऑपरेशन करके हाजी इकबाल साहब ने हस्पताल बनाया है, ये उन्होंने मुझे ट्रॉफ़ी दी। और बल्कि उन्होंने हस्पताल के बाहर संगमरमर के ऊपर राजा गफूर अफजल साहब का, मास्टर जुल्फ़कार साहब का, मेरा नाम जो है वो उसके ऊपर कंधा करके दीवार के ऊपर वहाँ दीने में लगाया हुआ है। और ये जनाब तरगीब बुलंद नकवी शायर हैं, ख़ानदानी शायर हैं, सहाफ़ी हैं, अदीब हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, वो पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है। उनके वालिद भी अखबार निकालते थे जब वो ज़िंदा थे, अल्लाह मरहूम उनको जन्नत नसीब करे।
ये जनाब तरगीब बुलंद नकवी कोपनहेगन के मुमताज़ शायर, उनकी किताबें हैं, उन्होंने लिखी हैं और मुझे दे देते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। और मैंने कभी किसी को नहीं कहा, ये राजा गफूर साहब बैठे हैं, मैंने कभी इनसे नहीं कहा, किसी को नहीं कहा कि मुझे ट्रॉफ़ी दें। ट्रॉफ़ी इंसान के काम की होती है, बोलते हैं तो ये प्यार और मोहब्बत का इजहार है, और उस इजहार को, मोहब्बत को इस शक्ल में मुझे पेश करते हैं। और आज हम 3 दोस्त, शेख जफ़र साहब, डी के वॉइस ऑफ पीस, इनके साथ में बैठा हुआ हूँ। ये कम्युनिटी चेयरमैन है, रेडियो आपकी आवाज़ के डायरेक्टर जनरल हैं। ये अपनी गाड़ी चला रहे हैं, काम देते हैं, टाइम देते हैं, वक़्त देते हैं, मुताला करते हैं, लोगों से रब्ता कायम करते हैं। ये सब हम अपने मुल्क की मोहब्बत में करते हैं। हमें कोई प्लाट नहीं लेना, कोई पेट्रोल पंप नहीं लेना, कोई किसी से कोई सिफारिश नहीं करनी। मैंने आगे भी पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ कि हाजी असगर मरहूम लाला मूसा कायरा वाले जब यहाँ आए तो इंडिया पैलेस में बहुत बड़ा उनके एजाज़ में एक अशाइया था, जलसा था। उन्होंने अपने खिताब में फरमाया, मैंने जंग में ये लिखा भी था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान से इस तरह टूट कर प्यार करते हैं जैसे अपनी माँ के साथ प्यार करते हैं। बाकी हर आदमी को इजहार की आज़ादी है, जो वो कहता है वो उसका जिम्मेदार है। लेकिन हम ओवरसीज सब जितने भी बैरून मुल्क हैं, हमें वोट का हक था, इमरान खान साहब ने दिया, उसको भी सुना है कि कैंसिल कर दिया गया है, उसको बहाल होना चाहिए। क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसलिए वोट देना चाहते हैं, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ गफूर साहब और जफ़र शेख साहब, कि अगर मैं पाकिस्तान में सब्ज़ी बेचता, मेरे बाव अजदाद फ्रूट और सब्ज़ी का कारोबार करते थे, मुझे सुबह से शाम तक अपने बच्चों की रोटी का फिक्र होता, चाय का, चीनी का, तेल का, घी का, नून मिर्च का। मुझे ये होश ही ना होती कि कौन क्या कर रहा है। जो कहता मैं सुनता और घर जाके थका हारा सो जाता। जितने बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, मैं आपको ये बात सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि यहाँ हमें हमारा मुआवजा पहले हुकूमत डेनमार्क हमें देती है, और वीकेंड पर जो छुट्टी होती है उसके ऊपर बैठकर मुझ जैसे कम इल्म लोग तज्जिया करते हैं तो साफ पता चल जाता है कि ये मूंगफली अंदर से खुश्क है या इसके अंदर दाने भी हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान के अंदर लोग चाहते हैं कि उनकी हालत बदल ली जाए, उनको कर्ज से माफ़ी मिल जाए, वो भी तरक्की करें, उनके बच्चों के पास दवाई हो, घर में आटा हो, पकाने का तेल हो, तन पे कपड़े हों, ईद का मौका हो, और ट्रैफिक में उनकी लाशें सड़क पर से कोई ना उठाए, ट्रैफिक का बेहतरीन इंतज़ाम हो। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जब मैं पाकपुर लाला मूसा में बर्तनों की फैक्ट्री में काम करता था, अगर कुत्ता सड़क के ऊपर मरा पड़ा है तो ड्राइवर उस मरे हुए कुत्ते से बचकर अपनी गाड़ी काट कर लेकर जाता था। आज इंसान ट्रैफिक की वजह से उनकी छोटी गाड़ी को ट्राले वाले टक्कर मारकर चले जाते हैं और लोग वीडियो बना रहे होते हैं। इंसानियत कहाँ दफन हो गई है। मेरी तो गुजारिश है साहिब इक़्तिदार से भी, साहिब अपोजिशन से भी, कि प्लीज़ खुदा के वास्ते कोई ताकत आगे आए और इनको इकट्ठा कर दे, इनको समझौता कर दे। और ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, जिसको भी इक़्तिदार मिले अपोजिशन तावन करे। इमरान खान आए, मियाँ नवाज शरीफ तावन करे, नवाज शरीफ आए तो इमरान खान तावन करे। तावन आपने अपने लिए नहीं करना, 22 करोड़ अवाम के लिए करना है। जो IMF का मकरूज है, रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्चा माँ के पेट में है वो 5 से अब 10 लाख का मकरूज हो गया है। इनको मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहिए। मैं यहाँ 24 साल का आया था, इस वक्त मेरी उम्र 76 बरस है, 76 ईयर। हम तो पाकिस्तान से इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं, 1 करोड़ पाकिस्तानी सभी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबका भला, सबकी खैर। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज आखिर में कहे, और मेरा दिल करता है कि आज से आप चूँकि शायर भी हैं, अदीब भी हैं, कॉलम नवीस भी हैं, और होस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपको अल्लाह पाक ने ज़िंदगी का मौका दिया, ज़िंदगी का तजुर्बा दिया।
हम चाहेंगे कि शेख सफर साहब भी कोई मैं जाने मिली अशार में हाँ उनके अशार से पहले मैं अपना एक शेर पेश करता हूँ। हक और सच कहने वालों पर तीरों की बरसात होगी, जिस तरह यजीदियों ने करबला में बरसाए थे। हक और सच कहने वालों पर तीरों की बरसात होगी, जिस तरह यजीदियों ने करबला में बरसाए थे। मैं आपको आप अब कुछ कहना चाहते हैं तो मैं बस एक आध शेर में प्रोग्राम सुनाएं, जरूर सुनाएं। वो ऐसे कि जैसा पाकिस्तान, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान हमारे दिल में है और हमारी पहचान, हमारी शान और हमारी आन पाकिस्तान है, और इस हवाले से एक पाकिस्तान की नज़र और आप सब की नज़र भी देखने वाली कि ऐ वतन रंगों के ये सिलसिले, ऐ वतन रंगों के ये सिलसिले, ऐ वतन रंगों के ये सिलसिले, तेरी निस्बतों से हमको मिले। ऐ वतन रंगों के ये सिलसिले, तेरी निस्बत से हमको मिले। तो हम क्यों ना अपने वतन के लिए अपनी जान, तन, मन हर लिहाज से दुआगो भी हों और कुर्बान भी देने के ख्वाहिशमंद हों। जी राय साहब जी, आखिर में जनाब, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क जिंदाबाद।